वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वेरियस टाइप की पोस्टें अवेलेबल हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। इंस्टीट्यूट कौन सा होगा जहां पे ये पोस्टें हैं बता देते हैं आपको। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है आपका, जिसको आप देखते हो एब्रीवेटेड किया जाता है BIS से। तो BIS के अंडर ये एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपको बता देते हैं 1/2024। इसमें आपको A क्लास की पोस्टें भी मिलेंगी, B क्लास की पोस्टें भी मिलेंगी और C क्लास की पोस्टें भी मिलेंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप जस्टिफाई कर पाओगे कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए आप एप्लीकेबल हो, कौन कौन सी पोस्टों को आप फिल कर सकते हो, एज क्राइटेरिया, पे स्केल क्या रहेगा, कुछ स्पेशल कंडीशंस है, फीस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम जो है आपका कब होगा, वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो डेस्परेटली आपने वीडियो को देखना है। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है, इस रिक्रूटमेंट का आपको एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे हम शेयर कर चुके हैं। तो आप सबको बताया था, डिटेल डिस्कशन इसका देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने पोस्ट को अप्लाई नहीं किया है, कर भी दिया है, तो आपको सारी गाइडलाइंस समझ में आ जाएंगी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो। ठीक है साथियों, अगर आप नेटर एग्जाम के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए, और अब इस एडवर्टाइजमेंट में भी एक ऐसी पोस्ट निकल के आएगी जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे इस बैच की, नेटर SO के लिए। और अगर IIT रोपड़ के लिए, IIT रोपड़ में आप जूनियर असिस्टेंट वाला पोर्शन और आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट वाला पोर्शन, अगर इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सर्विस रेगुलेशंस, CCS रूल्स आपके काम आएंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आपने यूट्यूब चैनल पर जाना है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपने प्लस मेंबरशिप को गेन करना है। वैसे ये हमने स्पेशली SO के लिए बनाया है, बट आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी काम आने वाला है। तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे आपको वीडियो में बीच में बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं BIS के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता देते हैं आपको क्या है इसका। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर कह सकते हो आप, ये आता है पूरा का पूरा। काम क्या होता है, स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं इन्होंने, जैसे होल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज, लेबोरेटरी टेस्टिंग्स का, प्रोडक्ट एंड सिस्टम की सर्टिफिकेशन का। बोलते हैं ना कि BIS सर्टिफाइड होना चाहिए, ये वाली जो लाइन सुनी होगी, तो यही काम है आपका BIS ऑर्गेनाइजेशन का। नेशनल इंपोर्टेंस का आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो ऑब्वियसली ये जो जॉब है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, स्टेट के अंडर नहीं होता, ये सेंटर के अंडर आपका आ जाता है। हेडक्वार्टर आप सबको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली के अंदर है। तो आपको जो पोस्टें देखने को मिलेंगी वो न्यू दिल्ली की भी होंगी और इनके रीजनल ऑफिसेज की भी होंगी, ठीक है। जो भी रीजनल ऑफिसेज हैं BIS के थ्रू आउट द कंट्री आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। तो कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है आप देख सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर है, पर्सनल असिस्टेंट है। तो पर्सनल असिस्टेंट की आप देखोगे 27 वैकेंसी है और लेवल 6 के अंडर आता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी बात करेंगे हम ASO की, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए भी आप 43 वैकेंसीज हैं, लेवल 6 की पोस्ट है। असिस्टेंट है ये, कैड के अंदर है, जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट होती है ये भी। स्टेनोग्राफर की 19 पोस्ट है, लेवल 4 के अंडर आती है। 128 पोस्ट आपकी UDC यानी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो आपका नेटर में भी था ये वाला एडवर्टाइजमेंट, ये 128 पोस्टें हैं। और 78 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट यानी क्लर्क की, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट लैब से अगर हो तो 27 पोस्टें हैं, लेवल 6 की पोस्ट है ये भी। सीनियर टेक्नीशियन की 18 पोस्टें हैं, लेवल 4 होता है ये। और टेक्नीशियन जिसमें इलेक्ट्रिकल और वायरमैन है, ये एक पोस्ट है, ये लेवल 2 है। तो अब बेसिकली आपने क्या करना है, जो आपके काम की चीजें रहने वाली है। अगर आपने स्टेनोग्राफी आपसे आती है तो PA की पोस्ट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपके लिए हेल्पफुल है। नहीं आती है तो एक बार हम क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। तो ASO अगर ग्रेजुएशन बेस्ड होता है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, बाकी UDC के लिए अप्लाई कर सकते हो और क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मोस्टली आप देखोगे तो आपके लिए एक तो ये SSA पोस्ट एप्लीकेबल रहेगी, अच्छी खासी पोस्टें हैं, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर।
ठीक है, ये पोस्टें ऐसी हैं, शायद सब इनमें एप्लीकेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप समझ पाओ, जिसकी वजह से आप अप्लाई कर पाओगे। तो आपको सारी पोस्टों का समझ में आ गया, डिफरेंट टाइप की पोस्ट है। अब इसका क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर, इसकी तो हमें बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, हमें केवल ग्रुप बी और सी की पोस्टों से मतलब रखना है, क्योंकि इन्हीं के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। चलो, अब आपको बताएंगे एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर पीए के लिए अप्लाई कर रहे हो 30 साल एज रखी गई है आपकी, 30 ईयर्स। आप एएसओ के लिए कर रहे हो तो भी 30 ईयर्स रखी गई है। स्टेनोग्राफर के लिए ये आपका मिस्टेक है, यहाँ पे ये स्टेनोग्राफर का आपका 19 नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको एसएससी का बता देता हूं, दैट इज 27। जेएससी के लिए भी 27 रखी गई है। जेएससी के बाद आपका आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंट लैब, इसके लिए 30 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद आपका सीनियर टेक्नीशियन 27 और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और वायरमैन, इसके लिए आपका 27 रखा गया। तो स्टेनोग्राफर का क्या है बच्चों, स्टेनोग्राफर की ना 19 तो टोटल पोस्टें हैं, तो यहां पे ये डेटा आपको चेंज करना पड़ेगा, ये आएगा आपका 27 ईयर्स। ठीक है, तो ये 27 साल इसमें एज रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन आप सब लोगों को पता होता है, एससी के लिए 5 ईयर का होता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का होता है, ये सब आपको पता होगा। ये बेसिक पॉइंट है आपके लिए, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन की, और क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल असिस्टेंट, दैट इज पीए। तो पीए पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर आपने अप्लाई करना है तो बच्चों पीए के लिए क्या रहेगा, पीए के लिए आपको एक तो यहां पे हम समझा देते हैं, तो आपको डिग्री चाहिए। डिग्री किसमें चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। परसेंटेज कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, परसेंटेज नॉट फिक्स्ड। अगर आपका 40% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, पास होना चाहिए बस। क्लियर हो गया डिग्री। डिग्री के बाद क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का एक सीपीटी लिया जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको आपने क्वालिफाई करना है। ठीक है, किस फ्रेमवर्क पे काम करेगा, ये लेवल 6 के फ्रेमवर्क पे काम करेगा, एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ क्या होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो क्वालिफाइंग होगा ये। इसके बाद आपको शॉर्ट हैंड, तो देखो आपको पता ही होगा, आनी चाहिए शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड का क्या रहेगा, शॉर्ट हैंड इंग्लिश हिंदी दोनों में आप दे सकते हो। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपने रखनी है इसमें। ठीक है, 7 मिनट्स के लिए, 7 मिनट के लिए आपको जो है डिक्टेशन दी जाएगी 100 WPM की स्पीड के साथ में। तो हिंदी में अगर करते हो तो हिंदी में क्या रहेगा ये क्राइटेरिया, हिंदी में आपका रह जाएगा ये 60 मिनट होगा ये हिंदी में जो होगा। तो इसमें जो आपके एरर्स होंगे वो 10% एरर्स आपको अलाउड होंगे, 10% एरर्स। पीए का पता लग गया। नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन रखा गया है, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्लियर। कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है उसमें कैंडिडेट को क्या करना है, प्रोफिशिएंट होना है उसको कम से कम लेवल 6। तो ये जो लेवल 6 है ना, ये हम आपको बता देंगे एनएसक्यूएफ का होता है ये। ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का जो लेवल 6 है उसके हिसाब से आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें क्या मिलेगा, आपको क्या लगता है, इसमें आपको लगता है आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, पीपीटी की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, इस तरह से ये नॉलेज रहेगी। बाकी लेवल 6 का जो आप देखोगे एनएसक्यूएफ का अगर फ्रेमवर्क, तो आपको पता लग जाएगा। 2 चीजें जरूरी हैं। तीसरा क्या है, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट। क्या होगा, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट किसमें, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मतलब आपने एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद में आपने क्वालिफाइंग नेचर का स्किल टेस्ट देना है, ये आपका एएसओ के लिए। तो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है वो इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
तो अच्छा मौका रहेगा ये एसओ के लिए आपके लिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारी वो आ जाती है असिस्टेंट कैड की। तो ये देखो टेक्निकल पोस्ट है, तो आपके पास बैचलर डिग्री होगी, आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो और उसके साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो कैड के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर, या तो ये चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, या आपको बीएससी हो आपके पास और प्लस में 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, किसमें, कैड के अंदर या ड्राफ्ट्समैन के अंदर। ये पोस्ट ना टेक्निकल है, स्पेसिफिक है। या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा भी चल जाएगा, किसमें होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, डिप्लोमा है, साथ में 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, किसमें, कैड के साथ एक ऑटो कैड सॉफ्टवेयर भी होता है, अगर ऑटो कैड में आपने नॉलेज है या ड्राफ्ट्समैनशिप में है, ठीक है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस किसी कंपनी का, रेप्यूट ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपका चलेगा ही। ये एक ही पोस्ट है, तो इसका मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई ऐसा कोई खास बेनिफिट है अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो। नेक्स्ट आ जाती है आपकी स्टेनोग्राफर के लिए। तो बच्चों स्टेनोग्राफर के लिए भी कोई 12th नहीं रखी गई है, यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन ही रखा है इसके लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन नहीं है वो स्टेनो का फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। सीपीटी वैसे ही होगा आपका, लेवल 5 होगा, लेकिन इसमें किसका, NSQF जो आपको बताया था हमने, नेशनल स्किल क्वालिटी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये आपका क्वालिफाइंग होगा। यानी एक तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगी, एक आपने सीपीटी जो लेवल 5 की नॉलेज आपको होनी चाहिए, एक आपका शॉर्ट हैंड जो टेस्ट है वो होगा आपका 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट। 5% जो मिस्टेक्स हैं वो आपके लिए अलाउड रहेंगी, 5% मिस्टेक जो है वो एरर मतलब आपके लिए अलाउड होंगे, है ना, रिलैक्सेबल होंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया स्टेनोग्राफर के लिए रखा गया है। अब आ जाती है यूडीसी की पोस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको समझा देते हैं। ये होता है आपका सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहें अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी होता है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें भी भाई डिग्री चाहिए, है ना, 12th वाले नहीं है ये, डिग्री चाहिए आपके पास। डिग्री के बाद में आपको क्या चाहिए, वही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की जो स्किल टेस्ट की वो नॉलेज है वो होनी चाहिए। कितनी, एक तो वर्ड प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए, मतलब जो टाइपिंग है सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, 2000 की डिप्रेशन की है, ठीक है, 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स, क्लियर। इसके बाद जो होगा आपका स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल पे जो टेस्ट होगा ना आपका, वो होगा 15 मिनट्स का। एक्सेल पे स्प्रेडशीट पता है आपको, एक्सेल को बोलते हैं। और इसके बाद जो पावर पॉइंट पे होगा पीपीटी, ये भी आपका 15 मिनट्स का होगा। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, ये आपका सीपीटी के अंडर आएंगी, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपने क्वालिफाई करना है, बहुत ही इजी है। मैं ये कहूंगा यूडीसी के लिए फॉर्म भरना है तो टाइपिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, ठीक है, टाइपिंग स्पीड एज सच कोई रिक्वायर्ड नहीं है। 2000 की डिप्रेशन वो होते हैं आंख बंद करके आप करोगे, ठीक है। जब 10,500 आपसे मांगे जाते हैं 10 मिनट के अंदर, जिसकी स्पीड होती है 35 WPM, तो सोचो आप 10,000 का 2000 आपसे बोल रहे हैं, तो भाई चाहे एक उंगली से भी करना तब भी होएगा, ये कैसे भी करना इसमें, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यूडीसी के लिए अप्लाई करना है, आप कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, पता कर सकते हो इस बारे में। ओके बच्चों। अच्छा एक चीज और है जो आपको मेंबरशिप के बारे में बताना है, क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या रहेगा इसका मेंबरशिप का। आपने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो इसके लिए कोई भी वीडियो आप प्ले करो, कोई भी वीडियो प्ले करो चैनल पर जाके। वीडियो प्ले करने के बाद आपको ज्वाइन बटन दिखाई देगा, इस ज्वाइन बटन पे आप पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप जो है प्लस मेंबर के करके नाम आएगा, प्लस मेंबर ऑफ निटर एसओ। तो अगर सेक्शन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, ऐसी पोस्टों की तैयारी कर रहे हो जहां पे आपका सर्विस रेगुलेशन, सीसीएस रूल्स वगैरह ये आते हैं, तो आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो वीडियोस होंगी वो आपकी ओनली मेंबर्स वीडियो होंगी। तो मेंबर ही देख पाएंगे उनको, मेंबर ही कमेंट कर पाएंगे, एक आपको बैज मिल जाएगा आपका स्पेसिफिक, कोई भी आपकी कमेंट होती है उसका रिप्लाई 100% किया जाएगा। ये आपके बेनिफिट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये मेंबरशिप के बारे में था। अब नेक्स्ट पोस्ट का आ जाता है हमारा जेएससी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका सिंपल क्लर्क, ठीक है। ये आपका क्लर्क होता है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट कह लो इसको, या क्लर्क कह लो।
इसमें भी बच्चों आपको 12th का ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें भी डिग्री चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री है, सीपीटी आप कर पाते हो लेवल 5 का, एनएसक्यूएफ है ना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत टाइपिंग की जो स्पीड है ना, वो इसमें याद रखनी है आपने, 35 WPM की स्पीड है, ये याद रखो आप, 35 WPM की स्पीड इसमें रहेगी। हिंदी में अगर करते हो तो 30 WPM का आपको मौका दिया जाएगा। टाइम जो होगा वो आपका 10 मिनट होगा, मतलब ये वैसा ही है जैसा क्लर्क में होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस कंडीशन ये है कि डिग्री होनी चाहिए। जीएससी का पता लग गया। टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए आपको मैकेनिकल में 60% के साथ में। ठीक है, 50% के साथ अगर एससी और एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो वो डिसिप्लिन वाइज है। केमिकल है तो केमिकल में बैचलर डिग्री साइंस बीएससी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी है तो बैचलर डिग्री, जो माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेबली एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये आपके काम की इतनी है नहीं, है तो आप एडवर्टाइजमेंट अपना डिटेल पढ़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल। सीनियर टेक्नीशियन के लिए क्या करना है, सीनियर टेक्नीशियन के लिए मैट्रिक होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए, किस ट्रेड में, ठीक है, क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए, प्लस में आईटीआई होनी चाहिए, किस ट्रेड में, चाहे आपकी इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड हो, चाहे आपकी फिटर की ट्रेड हो, चाहे आपकी कारपेंटर हो, चाहे आपकी प्लम्बर हो, ठीक है, या आपने वायरमैन से की हो, या आपने वेल्डर से की हो, ये सब चीज, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ये सीनियर टेक्नीशियन के लिए। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी टेक्नीशियन के लिए, जिसमें क्या चाहिए आपको, वही चाहिए 10th वायरमैन, प्लस में आईटीआई है आपकी इलेक्ट्रिकल या वायरमैन से चाहिए, ठीक है, और नेप एनईसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उस ट्रेड में, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ऐसा पूछा नहीं है, बस खाली आपने अप्रेंटिसशिप अगर पास की हुई है तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी मजेदार जो चीज है वो ये है कि सिलेक्शन कैसे होगा सर, ये बताओ। तो सिलेक्शन कैसे होगा ये आपको बता देते हैं। देखो, पर्सनल असिस्टेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सारी पोस्टें हैं, ये वो पोस्टें उठा के लाए हैं जो आपके काम आएंगी, ठीक है, जिन्हें आप हो सकता है अप्लाई करोगे। तो पीए के लिए देखो क्या होगा, पीए के लिए मैं जहां पे सीबीटी लिखूंगा ना, वो एग्जाम है, एक एग्जाम होगा, प्लस में आपका हो जाएगा पीए के लिए, सॉरी यहाँ पे स्किल टेस्ट, अभी बताया था ना 120 की स्पीड चाहिए, स्किल टेस्ट क्लियर हो गया। स्किल टेस्ट में क्या होगा, स्किल टेस्ट में 2 तरह से होंगे आपके, एक तो सीपीटी होगा और दूसरा होगा आपका शॉर्ट हैंड, ठीक है, दोनों टेस्ट है, क्वालिफाइंग है, तो मेरिट आपकी सीबीटी पे बनेगी। अब एएसओ का पेपर अगर फिल करते हो तो एक ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, उसके बाद में होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है, और स्किल टेस्ट में सेम कंडीशन है, आपसे होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए इसमें एएसओ के लिए, सीपीटी होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और टाइपिंग की स्पीड चाहिए भाई आपसे 35 WPM, ठीक है, यानी 35 WPM के साथ टाइपिंग होगी इंग्लिश में, और अगर हिंदी में हो तो 30 की स्पीड में होगी, ठीक है, 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ये वही क्राइटेरिया है आपका, ठीक है बच्चों, एएसओ का। अब स्टेनो के लिए क्या होगा, स्टेनो के लिए सीपीटी होगा, प्लस में स्किल टेस्ट होगा। इसमें स्किल टेस्ट में क्या होगा, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर की नॉलेज देखी जाएगी आपकी, और प्लस में शॉर्ट हैंड, यानी पीए के जैसा है ये, क्लियर हो गया ना। अब यूडीसी की बात करेंगे, तो यूडीसी में क्या होगा, यूडीसी का सबसे इजी, अगर आपने यूडीसी के लिए अप्लाई करना है तो सीबीटी होगा, टाइपिंग स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, क्या स्पीड है वो यूडीसी के लिए, यूडीसी के लिए रहेगी भाई आपकी 2000 जो की डिप्रेशन के साथ। तो ये 2000 जो की डिप्रेशन है, आप अगर देखते हो 35 की स्पीड में आपसे 10,500 की डिप्रेशन मांगे जाते हैं, तो ये कितना हो गया, 1/5 हो गया, है ना, 1/4 हो गया, तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तो इसके लिए टाइपिंग के लिए आपने नहीं सोचना, हाँ एएसओ में भी टाइपिंग देनी है आपने, लेकिन एसएस से बड़ा ईजी है आपके लिए, ठीक है। अब आ जाता है आपका जूनियर, तो जूनियर में क्या होगा भाई, सीबीटी हो जाएगा आपका, और टाइपिंग होगी। टाइपिंग में कितनी स्पीड है वो आपको हम बता ही चुके हैं, 35 WPM की स्पीड रहेगी 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। टेक्निकल, अब ये जो पोस्ट है ना, ये इनमें सब में क्या होगा, इन सब में होगा सीबीटी, और आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना वो देखी जाएगी ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि टेक्निकल है तो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा इनमें। तो ये आपका क्राइटेरिया सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आपको। पैटर्न की बात करेंगे, फिर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे। तो देखो पैटर्न में क्या है, पैटर्न में ये रहेगा आपका, अगर आपने पोस्टें हैं आपकी, जैसे मैं आपको एक ही बारे में बता देता हूं, एएसओ के लिए अप्लाई करो आप,
पीए के लिए अप्लाई करो आप, स्टेनो के लिए अप्लाई करो आप, देखना इनमें से ही करोगे आप अप्लाई, एसएसए के लिए अप्लाई करो और जीएसए के लिए। यही है ना 5 टाइप की पोस्टें जो आपके काम की। इन सारे के सारे का ना कॉमन सा पैटर्न है। कॉमन सा पैटर्न क्या है? रीजनिंग जो है आपकी, रीजनिंग वो 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 ही मार्क्स का होगा वो। क्लियर? एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होगा बच्चों आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे और वो 25 ही मार्क का होगा। तीसरा सेक्शन है आपका QA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स बोलते हैं। मैथ्स में क्या होगा? आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 ही मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है। फोर्थ आ जाएगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपने करना है तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपने देखा 150 तो हो जाएंगे बच्चों आपके क्वेश्चंस, और नंबर भी 120 जो है, सॉरी 150 ही आपके नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 150 आपका मार्क्स रहेगा। टाइम कितना मिलेगा? टाइम पेपर में मिलेगा आपको 120 मिनट। ठीक है। बाइलिंगुअल पेपर होगा, ऐसा नहीं है केवल इंग्लिश में आएगा, आप चेंज कर सकते हैं। बट अगर हिंदी पूछी जाएगी तो हिंदी हिंदी में आएगी, यानी इंग्लिश इंग्लिश में रहेगी, वो हिंदी में नहीं होगी, है ना? ये है इसका मतलब। तो ये बात आपको पता लग गया। ओके। अब देखो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। पेपर में पास होना है तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी होंगे ना, वो 50% है। अगर 50% नंबर आपने नहीं लिए तो आपका पेपर जो है नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम 50% मार्क आपने लेके आने, 150 में से 75 नंबर आने चाहिए कंसिडरेशन के लिए, फिर मेरिट बनेगी, फिर सेक्शन जो आपका सेक्शन नेक्स्ट स्टेप होगा उसके लिए आप सिलेक्ट हो जाओगे। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करोगे कि भाई पेपर फॉर्म तो हम फिल करें, लेकिन वो देख के फिल करें ना कि सारे के सारे सेंटर कभी साउथ में हो, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेन जो बच्चे हैं हमारे पास, जैसे हरियाणा का मैं बताता हूं आपको, तो हरियाणा का चंडीगढ़ मोहाली मिलेगा। गुड़गांव में रहते हो तो सोच लेना चंडीगढ़ मोहाली आपको पेपर देने आना पड़ेगा अगर आप हरियाणा से अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, अगर सेंटर हरियाणा का चूज करते हो। ये बात क्लियर होगी आपको। दूसरा पंजाब, अगर आप पंजाब का सेंटर क्लियर चूज करते हो तो पंजाब में भी आपका चंडीगढ़ मोहाली ही सेंटर बनाया गया है। ठीक है। राजस्थान का है तो राजस्थान के 2-4 मिल जाएंगे, जयपुर है, जोधपुर है, इस टाइप से, है ना, जयपुर जोधपुर। बाकी दिल्ली का अगर आप देखोगे तो दिल्ली का मुझे नहीं लगता इसमें सेंटर है आपका। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं दिल्ली में क्या होगा। हाँ, अगर चंडीगढ़ भी चूज करते हो तो आपको चंडीगढ़ मिलेगा। ठीक है। हाँ, दिल्ली का बिल्कुल है, ऐसा हो नहीं सकता दिल्ली का ना हो। तो दिल्ली में दिल्ली एनसीआर, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग गुड़गांव हो गया आपका, नोएडा हो गया आपका, न्यू दिल्ली हो गया आपका, फरीदाबाद हो गया आपका, ये सब कवर होगा। तो बेसिकली देखोगे आप सेंटर्स ये है, लेकिन ये बात याद रख लेना सेंटर के हिसाब से ही आपने फॉर्म भरना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फीस का। तो फीस का क्या है? 500 रुपये फीस रखी गई है सबके लिए, सभी के लिए है 500। अच्छा, किन के लिए फीस नहीं है? तो फीस जिनके लिए नहीं है वो एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए नहीं है, और पीडब्ल्यूडी के यानी फिजिकली डिसेबल्ड। साथ में विमेन कैंडिडेट का आपने हमारे थंबनेल में ही चेक कर लिया होगा, इनके लिए भी नो फीस है। अगर बीआईएस में ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो तो भी आपने फीस नहीं देनी। ये मजेदार बात है, ऐसा और किसी इंस्टीट्यूट में शायद बहुत ही कम होता है ना? कुछ ना कुछ फी तो आपसे पे करवाते ही हैं वो लोग। चलो, शेड्यूल ऑफ एग्जाम की बात करेंगे कि अब आपका एग्जाम होगा कब। तो फॉर्म तो भर रहे हो आप, प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। कब होगा पेपर? तो पेपर का आपको बता देते हैं। पेपर का जो आपकी डेट रहेगी वो आपकी नवंबर के आसपास रहेगी। ठीक है, कब रहेगी आपकी पेपर की डेट? नवंबर के आसपास रहेगी। यानी कि सारे के सारा जो शेड्यूल है वो हम आपको बता देते हैं। आपने जो फॉर्म अप्लाई करना है ना, वो 9 सितंबर से शुरू हो गया था और आप 30 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। फिर फीस की अगर पेमेंट रह जाती है तो फीस की पेमेंट कब करोगे? रहनी चाहिए ही नहीं आपसे, वो भी 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ही कर सकते हो, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, सोचो अलग से मिलेगा। ठीक है, फी पेमेंट का हो गया। अब एडमिट कार्ड कब आएंगे? बच्चे पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो नेटर की तरह 1 महीने पहले नहीं पता लगेगा, 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो 10 डे बिफोर एग्जाम आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है इंटीमेशन आपको पेपर की उससे कुछ टाइम पहले मिल जाए। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्जाम। अब ऑनलाइन जो एग्जाम है वो टेंटेटिवली नवंबर में डिसाइड किया गया है।
तो सितंबर है आज, अक्टूबर पढ़ो, नवंबर में कभी भी पेपर हो सकता है टेंटेटिवली। कुछ चेंजेस हुआ तो टेलीग्राम चैनल पर हम आपको बताएंगे, या आप BIS की साइट को विजिट करते रहिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई का सिंपल प्रोसीजर है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप पेमेंट करोगे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंट अपलोड करो पेमेंट ना करो, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाना। mannatofficial14@gmail.com हमने ईमेल आईडी रखी है आपकी क्वेरीज के लिए, आपके प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन के लिए। इंग्लिश, जीके, जीएस, सीसीएस की क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अभी करंटली हम क्या करा रहे हैं, एक तो हाई कोर्ट पीएन के रिक्रूटमेंट का चल रहा है, एक सेक्शन ऑफिसर निटर की प्रिपरेशन का मेंबरशिप ग्रुप अवेलेबल है, तो आप इनकी प्रिपरेशन से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ के साथ BIS की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। क्यों? बिकॉज आपने देखा है जीके है, जीएस है, मैथ्स की क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें LCM HCF की हमने 2 क्लासेस हमारी अवेलेबल है। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए।